हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक और केस के बारे में जो है वो डिस्कस करने वाले हैं जो एग्ज़ाम पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्ट्रोक के बारे में। सो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक विथ क्विक रिवीजन एंड क्विक क्वेश्चंस। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे उसका केस क्या है भाई आपके पास। तो 69 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट जो है उसको एडमिट किया गया है इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रोक। डायरेक्टली आपको यहाँ पे उसने डायग्नोसिस जो है वो लिख के दे दिया, ठीक है। ऑन एग्जामिनेशन डॉक्टर को क्या क्या पता चले कि उसका जो राइट साइड के जो बॉडी के मसल्स जो है वो पैरालाइज्ड है। तो हम सबको पता है कि जो राइट साइड के बॉडी का जो है रेगुलेशन लेफ्ट साइड ऑफ अ सेरेब्रल हेमिस्फीयर से होता है, ठीक है। और राइट साइड हेमी एनेस्थीसिया, जो राइट साइड का बॉडी है उसमें सेंसरी लॉसेस भी है। एंड दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इसके अंदर वो है एफेजिया, मतलब कि उसको बोलने में जो है वो तकलीफ होती है। सो ऑन एग्जामिनेशन दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पता चली कि उसको राइट साइड होमोनीमस हेमिएनोपिया है। इसका मतलब होता है कि राइट साइड का विजन जो है वो नहीं दिखता। अगर ऐसे देखने का ट्राई करेगा तो उसको लेफ्ट साइड की दुनिया जो है वो दिखेगी, राइट साइड की दुनिया जो है वो नहीं दिख रही। तो इसमें क्या क्या केसेस और इसके अंदर इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है कि पिपुलरी रिफ्लेक्स जो है वो इसके अंदर अभी भी प्रेजेंट है। तो हाँ, इसके रिगार्डिंग जो है वो हम ट्रैक के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन तो जो है वो कर लेंगे। शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन से। सबसे पहले व्हाट इज द स्ट्रोक। स्ट्रोक एक्चुअली बोलते किसको है? तो इसकी जो डेफिनेशन है, इट्स वन टाइप ऑफ अ क्लिनिकल सिंड्रोम, या जिसके अंदर क्या होता है, रैपिड ऑनसेट ऑफ द सेरेब्रल डेफिसिट। ब्रेन का फंक्शंस जो है वो रैपिडली जो है वो लॉस होता है एंड दैट लास्ट फॉर मोर देन 24 आवर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 24 आवर्स से कम है तो उसको हम TIA के अंदर क्लासीफाई करते हैं, ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक। अगर उससे ज़्यादा है तो हम उसको स्ट्रोक के अंदर गिनती करते हैं, जिसके अंदर मेनली प्रॉब्लम जो है लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन, और ये भी मोस्ट कॉमनली होता है बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ वास्कुलर सप्लाई। इस एरिया के अंदर जो है वो किसी भी तरीके का जो है ब्लड सप्लाई रिलेटेड इश्यू हुआ है, जिसके कारण जो है ब्रेन का फंक्शन बराबर नहीं कर रहा, जिसके कारण जो है ये पूरे सारे क्लिनिकल सिम्टम्स वगैरह जो है वो डेवलप हुए हैं। तो इट्स अ वन टाइप ऑफ अ क्लिनिकल सिंड्रोम। तो इसके अंदर दूसरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको क्या लगता है व्हाट इज द प्रोबेबल कॉज फॉर द स्ट्रोक। तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि मेनली स्ट्रोक जो है वो दो तरीके से होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं इस्चेमिक स्ट्रोक और दूसरे होते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर होता है इस्चेमिक स्ट्रोक। इस्चेमिक स्ट्रोक जो है वो सबसे कॉमन है, जिसके अंदर क्या होता है, ब्लॉकिंग ऑफ द आर्टरी। ब्रेन का जो ब्लड सप्लाई रहता है वहाँ की जो आर्टरीज वगैरह जो है वहाँ पे कहीं पे भी जो है वो ब्लॉक हो जाए। ये ब्लॉक होने का कारण जो है वो एथेरोस्क्लेरोसिस या तो फिर एम्बोलस भी हो सकता है, मतलब थ्रोम्बस भी हो सकता है, एम्बोलस भी हो सकता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट रीज़न होता है स्ट्रोक होने का वो है रप्चर। जो वेसल्स जो है वो एनलार्ज होती है और उसके बाद बस्ट हो जाती है, तो उसके कारण जो है वो शॉक जो होता है उसको बोलते हैं हम हेमरेजिक शॉक, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग जो है वो अगर आपको थोड़ा सा याद भी रखना हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे ब्रेन के अंदर सर्कल ऑफ विलिस होता है, जिसके अंदर मोस्ट कॉमनली वहाँ की जो है वो 3 जो आर्टरीज है उसमें से किसी भी एक आर्टरी में ब्लॉक होने के चांसेस होते हैं। सबसे मोस्ट कॉमनली जो आर्टरी में ब्लॉक होने के वो चांसेस होता है पोस्टीरियर सेरेब्रल है, दूसरा यहाँ पे आगे वाले साइड के अंदर एंटीरियर सेरेब्रल है, और तीसरा जो है वो यहाँ पे मिडल सेरेब्रल है। किसी भी आर्टरी के अंदर वहाँ पे जो है वो ब्लॉकेज हो सकता है, तो वो ब्लॉकेज कौन सी आर्टरी में जो है वो हम पता लगाते हैं एक्चुअली उसके क्लिनिकल सिम्टम्स के थ्रू। तो इसमें हमने को पूछा भी है कि व्हाट इज द एनाटॉमिकल बेसिस ऑफ द एफेजिया, वो क्यों बोल नहीं पा रहा, व्हाट इज द रीजन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी हो कि एफेजिया बोलना जो है वो कहाँ से होता है। तो मेनली जो है इट्स अ मोटर पार्ट, ओके फाइन। और इसमें भी जो एरिया जो है वो बोलने वाला वो है ब्रोकाज एरिया, और ये ब्रोकाज एरिया ब्रेन के अंदर जो है वो वहाँ पे फ्रंटल लोब के अंदर जो है वहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है। जो स्पीच तैयार होती है वो है वर्निक्स एरिया, यहाँ पे टेम्पोरल लोब वाले पार्ट के अंदर सुपीरियर साइड में वहाँ पे, ठीक है। तो इसके अंदर पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम थी, उसको एफेजिया था, तो उसका कारण हो सकता है यहाँ के ब्रोकाज एरिया जो है वो उसका ब्लड सप्लाई अफेक्टेड होना। उसके अंदर राइट साइड के अंदर जो बॉडी में मसल पैरालिसिस था, तो उसका कारण मेन वहाँ पे हो सकता है मोटर कॉर्टेक्स अफेक्शन, और हेमी एनेस्थीसिया भी था तो उसका कारण था वहाँ पे सेंसरी कॉर्टेक्स अफेक्शन। तो इस तरीके से आप हम बोल सकते हैं कि एफेजिया जो है मोस्ट कॉमनली हमको जो लगता है कि ब्रोकाज एरिया विच इज़ रिलेटेड टू द स्पीच, तो उसको जो सप्लाई करती है इस पूरे सुपेरोलेटरल एरिया जो है ब्रेन का सेरेब्रल हेमिस्फीयर का, यहाँ पे मेनली जो सप्लाई करने का काम करती है वो है मिडल सेरेब्रल आर्टरी,
बराबर। और इसमें राइट साइड का बॉडी जो है वो गया है, तो इसके अंदर जो लेफ्ट साइड की जो मिडल सेरेब्रल आर्टरी है उसके अफेक्टेड होने के चांसेस है, जो कि मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे भी कि कैसे मिडल सेरेब्रल आर्टरी जो है यहाँ पे फ्रंटल लोब एंड टेम्पोरल लोब के बीच में से होके इस तरफ आ जाती है सुपरोलेटरल सरफेस के अंदर। ये रही मिडल सेरेब्रल आर्टरी। उसके बाद ये मिडल सेरेब्रल आर्टरी जो है उसकी ब्रांचेस वगैरह जो है वो डिवाइड होती है, जो यहाँ पे आगे वाले फ्रंटल लोब के अंदर भी जो है उसकी ब्रांचेस वगैरह जो है वो आ जाती है। तो ये वाली ब्रांचेस मतलब मिडल सेरेब्रल आर्टरी जो है वो अगर वहाँ पे ब्लॉकेज हुई है तो इस एरिया की उसकी ब्रांचेस जो है वो ब्लड सप्लाई प्रॉपरली यहाँ पे नहीं कर पाएगी, जिसके कारण की जो है वो सिम्टम्स जो है वो हो सकते हैं। अब दूसरा जो आगे का क्वेश्चन पूछा है कि भाई ठीक है, आपने समझा दिया एफेजिया का रीज़न समझा दिया आपने, क्यों राइट साइड के बॉडी पैरालिसिस है, बिकॉज ऑफ लेफ्ट साइड सेरेब्रल हेमिस्फीयर के सुपरलेटरल सरफेस पे खास करके ब्रोकास एरिया, मोटर एरिया, सेंसरी एरियाज वगैरह अफेक्टेड है। ठीक है, अब आप ये समझाइए कि इस पेशेंट के अंदर जो 69 ईयर ओल्ड मेल है उसके अंदर होमोनीमस हेमिएनोपिया राइट साइड का क्यों है। तो उसके रिगार्डिंग आपको थोड़ी ऑप्टिकल ट्रैक जो है उसकी एनाटॉमी जो है वो समझनी पड़ेगी, जिसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो आईबॉल जो है उसके अंदर हम जो है वो दो तरीके से विज़न को डिवाइड करते हैं, एक नेज़ल विज़न और दूसरा होता है टेम्पोरल विज़न। उसमें नेज़ल के अंदर जो फाइबर्स आते हैं वो पेरिफेरल से आते हैं और टेम्पोरल के अंदर जो है वो नेज़ल के फाइबर्स आते हैं। अब होता क्या है कि जो नेज़ल फाइबर्स होते हैं वो यहाँ पे डीकसेट होके जो है वो क्रॉस कर लेते हैं दोनों साइड के। ठीक है, तो जैसे कि राइट साइड होमोनीमस हेमिएनोपिया, उसका मतलब हुआ उसको पेशेंट को ये राइट साइड का विज़न नहीं दिख रहा। तो मतलब कौन कौन सी चीज़ें अफेक्टेड हुई है, तो इसके अंदर राइट साइड का विजुअल कॉर्टेक्स जो भी गया है, जिसके अंदर मेनली जो है वो राइट यहाँ पे जो लेफ्ट साइड का जो है वो ऑप्टिक ट्रैक जो है वो अफेक्टेड होना है। बट इसके अंदर जो है वो पिपुलरी रिफ्लेक्स हालांकि प्रेजेंट है, तो मिड ब्रेन तक के जो फाइबर्स जो है वो तो ज़्यादा डैमेज होने के चांसेस नहीं लग रहे। मेनली यहाँ का जो आगे का जो ये ऑप्टिक रेडिएशन जो है जिसके अंदर ब्लड सप्लाई जो भी होगा वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, जिसके कारण जो है वो राइट होमोनीमस हेमिएनोपिया जो है वो हुआ है। होमोनीमस इसलिए बोलते हैं इसको, पूरा ही पूरा जो राइट साइड का विजन जो है वो गया है। ठीक है, तो यहाँ के जो राइट आईबॉल के नेजल फाइबर्स और यहाँ के जो है वो टेम्पोरल फाइबर्स जो है जो कि यहाँ पे ऑप्टिक ट्रैक में आते हैं वो फाइबर्स मेनली अफेक्टेड हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं मेनली लेफ्ट ऑप्टिक रेडिएशन, जिसका मेनली ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हुआ है इस न्यूरल फाइबर्स का, जिसके कारण जो है वो राइट साइड होमोनीमस हेमिएनोपिया पेशेंट के अंदर है। अब इसके अंदर और एक क्वेश्चन आ सकता है कि मेंशन द रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन टू विजुअलाइज द वेसल्स ऑफ द ब्रेन। तो इसके अंदर हम मेनली जो है वो जो इन्वेस्टिगेशंस मेनली करा सकते हैं, जिसके अंदर हमको इतनी क्लासिक क्लियर जो है वो वेसल्स पूरा सप्लाई जो है वो दिख सकता है, जिसके अंदर कहाँ पे ब्लॉकेज है वो भी हमको पता चल जाए। तो इसके लिए दो मेन इन्वेस्टिगेशन अगर मैं बताऊँ तो MRI ब्रेन एंजियोग्राफी, बराबर, जिसके अंदर MRI, और दूसरा होता है कॉन्ट्रास्ट CT एंजियोग्राफी। सो ये दोनों चीज़ें जो है वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंफर्मेशन के लिए जो है हम पेशेंट के अंदर करवा सकते हैं। MRI ब्रेन एंजियोग्राफी या कॉन्ट्रास्ट CT जो है वो एंजियोग्राफी हम करवा सकते हैं। तो आई होप कि आप सबको जो है वो समझ में आ चुका होगा। हमारा एनाटॉमी का कोर्स जो है वो एप्लीकेशन के अंदर अवेलेबल है, आप उसको 2000 रुपीज़ में 12+2 मंथ के लिए जो है वो परचेज कर सकते हैं। इसके अंदर हम जो है वो कंटिन्यूसली वीडियोज़ वगैरह जो है वो अपडेट करते रहते हैं। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग।